Hello दोस्तों, we are today also coming with a new and very encouraging topic that is exosomes। 2026 का जो साल है दोस्तों, ये सेल्युलर ग्रोथ सिग्नलिंग के बारे में ज्यादा है। मीन्स अगर आप स्किन और हेयर केयर में आप अपडेट चाहते हो कि 2026 में अभी क्या रिवोल्यूशन हुआ, क्या इनोवेशन हुआ, तो इट्स ऑल अबाउट सेल्युलर री सिग्नलिंग साइंस। पहले आपने सुना होगा पीआरपी और जीएफसी नाम के ट्रीटमेंट हेयर लॉस के लिए, स्किन के लिए दिए जाते थे। तो उसका नेक्स्ट फ्यूचर वर्जन इज दिस एक्सोसोम। तो एक्सोसोम्स के बारे में आप जानते हैं और उसके बारे में हम ज्यादा डिटेल में चर्चा करते हैं। सो एक्सोसोम्स होते क्या है, पीआरपी और बाकी सीरोस कैसे अलग होते हैं। तो दोस्तों, एक होता है पीआरपी जिसमें आपको पता है प्लेटलेट नाम के सेल्स और प्लाज्मा नाम का लिक्विड आपके स्काल्प में या बालों में या फेस में जो एरिया में आपको रिपेयर करना है वहां पे इंजेक्ट किया जाता है। अब वो ग्रोथ फैक्टर्स कैरी करता है, वो कुछ रिपेयर करने के लिए चीजें जो चाहिए, न्यूट्रिशन और वो सारा सप्लाई करता है। तो उसका काम एज ए कुक का, एज ए डॉक्टर का रहता है कि जो आपकी बालों की जोड़ों में जो सेल्स है, स्टेम सेल्स है, जिनको रिसीवर सेल आप बोल सकते हैं, तो उनको वो बेटर करता है, उनको वो रिपेयर करने में हेल्प करता है थ्रू ग्रोथ फैक्टर्स, उनको वो न्यूट्रिशन सप्लाई करता है, उनका ब्लड सप्लाई बढ़ा देता है। तो ये सारे पीआरपीज में वो सेल के थ्रू होता है, प्लेटलेट नाम के सेल्स। जब प्लेटलेट नाम के सेल्स में अगर उसको बस्ट आउट करो तो उसके अंदर बहुत सारे वेरियस ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं और ये ग्रोथ फैक्टर पीडीजीएफ लाइक पेप्टाइड डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर और वास्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर वीजीएफ, तो ये वास्कुलर ब्लड सप्लाई को बढ़ाता है। तो ऐसे अलग अलग ग्रोथ फैक्टर होते हैं। एक्सोसोम्स में क्या होता है कि देयर आर सर्टेन सेंटर सेल्स कि जो दूसरे सेल को बोलते हैं कि भाई ये वाला काम करके दो हमें बराबर। लाइक मैं एज ए एक्सपर्ट हूँ, मैं मेरी टीम को बोलूंगा कि भाई ये पेशेंट को ऐसा ऐसा इतना डोज में इतना ट्रीटमेंट दो, उसको रिजल्ट आ जाएगा। लाइक फॉर एग्जांपल लेजर हायर रिडक्शन का पेशेंट आया तो मैं बोलूंगा इतना पावर में इतने शर्ट दो, रिजल्ट आ जाएगा। मैं एक चीट में लिख के उनको मैं मैसेज पास करता हूँ मेरी टीम को कि भाई ऐसा ये पेशेंट का प्रोटोकॉल रहेगा। तो वो जो चिट होती है वो एक्सोसोम का काम करती है। वो एक्चुअली एक टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप है फॉर द टीम टू वर्क ऑन दैट पार्ट। तो यहाँ पे हम कुछ स्टेम सेल में से या सेंटर सेल में से एक्सोसोम्स के नैनोसेलाइज मैसेंजर पॉकेट्स इनको अलग करते हैं। ये एक्सटर्नल ऐसे फैक्टर्स है कि जो दूसरे सेल को जाके सिग्नलिंग करेंगे। इसके अंदर प्रोटीन होता है, लिपिड्स होते हैं, आरएनए होते हैं, ग्रोथ फैक्टर्स भी होते हैं। ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। उनका साइज बहुत छोटा होता है, 300 से 150 नैनोमीटर का। तो इजीली आपकी स्किन में पेनिट्रेट करते हैं और पेनिट्रेशन बढ़ाने के लिए ओवरऑल इसको और अच्छे से आपको माइक्रो रीलिंग साथ और एनहांस करने के लिए यूज किया जाता है। इसको पीआरपी के जैसे अंदर इंजेक्ट करने की हर बार जरूरत नहीं है, आप माइक्रो रीलिंग के थ्रू भी इसके रिजल्ट ला सकते हैं। तो जितनी एक्सोसोम्स की कॉपी ज्यादा उसकी एफिकेसी बढ़ती जाती है। अल्टीमेटली उनका मिशन क्या है, जो भी इनके रिस्पॉन्डर सेल या स्टेम सेल्स है उनको बायोलॉजिकल सिग्नल भेजते हैं कि भाई आप डैमेज सेल्स हो, आप इस हिसाब से रिपेयर हो जाओ, रिजेनरेट होकर रीएक्टिवेट हो जाओ। तो ये एक्सोसोम्स वो सेल्स की मेम्ब्रेन को अटैच हो जाते हैं, उसके अंदर बस्ट आउट होते हैं, उसके अंदर लोकल जो सेल्यूलर एनवायरनमेंट है उसको रीप्रोग्रामिंग करते हैं। जैसे आपका कंप्यूटर काम नहीं कर रहे, मोबाइल काम नहीं करते, उसको आप रीबिल्ड करते हो। तो सिमिलरली ये डोरमेंट सेल जो इनएक्टिव सेल्स है उसको वापस एक्टिवेट करते हैं, उनको स्टिमुलेशन देते हैं कि भाई आप सेल प्रोलिफरेशन करो, एक में से दो वापस होना चालू करो। उनका जो स्वेलिंग वाला पोर्शन है जो अंदर डैमेज हो गया है, हीट हो गई, उसको कम करते हैं और उनको ब्लड सप्लाई भी देते हैं। ब्लड सप्लाई सपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। अल्टीमेटली जो हेयर के अंदर कोई जड़ें होती है जिसमें डर्मल पैपिला के सेल्स है उसको हेल्प मिलती है, और अगर स्किन में करो तो फाइब्रोब्लास्ट को हेल्प मिलती है, कोलेजन बूस्टिंग के लिए हेल्प मिलती है। तो इसके वेरियस एडवांटेज है कंपेयर टू पीआरपी एंड जीएफसी। तो हाउ एक्सोसोम्स आर बेटर देन पीआरपी एंड जीएफसी, लेट्स ब्रेक इट डाउन हियर। तो सबसे पहला दोस्तों, जो एक्सोसोम्स होते हैं वो लैब में बनते हैं, ये पर्टिकुलर सेल्स में से सिंथेटाइज करके बना सकते हैं। वैसे भी ये एक्सटर्नल है, सेल के इनसाइड का नहीं है, तो इस टेक्नोलॉजी प्रूवन की बना सकते हैं और अभी इसकी टेक्नोलॉजी और बेटर होती जा रही है। देयर इज आल्सो कांसेप्ट ऑफ ऑटोलॉगस एक्सोसोम्स। आपके ब्लड में से भी एक्सोसोम्स बना रहे हैं। देयर आर ऑलरेडी 2 to 3 डिवाइस इन मार्केट लाइक एमसीटी और समथिंग, बट दे आर स्टिल ऑन अ ट्रायल बेसिस और इनिशियल बेसिस पे ही है, 1-2 साल ही हुए, तो वी कांट कमेंट ऑन दैट। बट लैब प्यूरिफाइड जो स्टेम सेल है वो डेफिनेटली बेटर है। पीआरपी आपका ब्लड जो है उसमें से बनता है, एवरीबॉडी नोज। अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप एक दूसरा वीडियो हमारा आप देख सकते हो, दूसरे पेशेंट का भी ब्लड यूज कर सकते हो, पर 90% इट्स बेटर टू यूज योर ओन ब्लड, वो सारी चीजें सेफ हो जाती है। जीएफसी
प्लेटलेट के ब्लड में से, पेशेंट के ब्लड में से ही बनता है, पर इसमें प्लेटलेट की जगह एंड प्रोडक्ट ग्रोथ फैक्टर का कंसंट्रेट होता है। पोटेंसी वाइज कैसा है, किसका रिजल्ट ज्यादा आता है, तो डेफिनेटली एक्सोसोम्स का रिजल्ट थोड़ा बेटर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज हर बार कंसिस्टेंटली सेम आपको बिलियंस ऑफ एक्सोसोम्स आपको उसका वेरिफिकेशन बताएगा लैब में से बन रहा है, तो भी इतना ही 1 ml में ले रहा हूँ तो इसमें इतने मिलियंस ऑफ एक्सोसोम्स है। जबकि पीआरपी आपके प्लेटलेट के सेल्स आपके ब्लड में कितने हैं, 1 ml में कितना प्लेटलेट है, फिर उसको प्रोसेस करके अच्छे से बनाया कि नहीं, ड्यूरिंग प्रोसेस वो कितना डैमेज हुआ है, आपको फीवर आया था, आपकी बॉडी में इन्फेक्शन की फाइट हुई तो प्लेटलेट के ऊपर कोई इम्पैक्ट पड़ा था कि नहीं, तो वो वेरिएशन आते हैं। जीएफसी उससे थोड़ा बेटर है, पर जीएफसी में भी वेरिएशन होते हैं, उसमें वेरिएशन पीआरपी से कम होते हैं और एक्सोसोम से थोड़े ज्यादा होते हैं। पेन वाइज कैसा रहता है, तो दोस्तों ये पेनलेस प्रोसीजर है, इसमें ब्लड कुछ कलेक्ट नहीं करना है, तो लोगों को डर लगता है क्यों ब्लड कलेक्ट कर रहे हो, सारी झंझट भी नहीं है। पीआरपी थोड़ा आपको ब्लड कलेक्शन के टाइम पेन होता है, और दूसरा उसका इंजेक्शन देने के टाइम पे भी थोड़ा पेन होता है। एक्सोसोम डायरेक्टली स्किन के थ्रू भी ऑब्जर्व थोड़े बहुत तो हो ही जाते हैं परसेंटेज वाइज, उसको एनहांस करने के लिए माइक्रो नीडलिंग की जाती है, पर पीआरपी वो जल्दी इंजेक्ट वो एनहांस नहीं होता, अनसाइड नहीं जा पाता, तो उसको इंजेक्ट करना बेटर रहता है। सेम गोज फॉर जीएफसी एज वेल। कंसिस्टेंसी वाइज देखा जाए तो एक्सोसोम्स आर वेरी बेटर देन प्रिडिक्टेबल देन द पीआरपी एंड जीएफसी। ओके, लाइक आप ओवरऑल सिंपल है कि ये जो है ज्यादा कंसिस्टेंसी के साथ सिमिलर रिजल्ट हर बार प्रोड्यूस कर सकता है, ये ज्यादा स्टैंडर्डाइज है। सो अल्टीमेट की टेक अवे क्या है कि एक्सोसोम्स ऑफर a higher concentration of growth factor compared to PRP and GFC, less pain and without collection of your blood. नेगेटिव पॉइंट क्या है जो इसमें नहीं है, दैट इज द कॉस्ट। अभी पीआरपी के जो एक्सोसोम्स है हम जो यूज कर रहे हैं वो एलोवेरा बेस्ड एक्सोसोम्स यूज कर रहे हैं, उसके साथ थोड़े और मॉलिक्यूल्स भी उसमें उन कंपनी ने ऐड किया है, तो वो बेटर कॉम्बिनेशन है, पर कॉस्ट ज्यादा है। हम ट्राई कर रहे हैं उसको कम करने की, देखते हैं। दूसरा चैलेंज है कि वो जो एक्सोसोम बनाने के मशीन है दे आर वे कॉस्टली, तो अगर उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, उसकी प्रोसेसिंग की कंज्यूमेबल की कॉस्ट कम हो गई तो एक्सोसोम्स कम प्राइस में भी आ जाएंगे। एक्सोसोम थेरेपी हेयर में कैसे क्या हेल्प करेगा, तो मेनली वो आपकी जो रूट के डर्मल सेल्स है, जिसको डर्मल पेपिला बोलते हैं, उसको वो एक्टिवेट करेगा, उसमें हेल्प करेगा। स्कैल्प का इन्फ्लेमेशन डाउन करेगा, लाइक किसी को डैंड्रफ हो रहा है या अचानक से टाइफॉइड कोरोना उसकी वजह से वहाँ पे स्कैल्प में इशूज आ गया है, कोई मेडिकल या डर्मेटोलॉजी स्किन कंडीशन है उसकी वजह से हेयर लॉस हुआ, तो उसमें भी वो हेल्प कर सकता है। ब्लड फ्लो लॉन्ग टर्म के लिए बढ़ा देता है, तो शॉर्ट टर्म में स्कैल्प इन्फ्लेमेशन कम करेगा, लॉन्ग टर्म में ब्लड फ्लो बढ़ाएगा और बालों की ग्रोथ फेज को बढ़ाएगा, तो बाल जो लंबा हो रहा था और लंबा लंबा होता जाता है। इंडिकेशन क्या है, तो मेल फीमेल हेयर लॉस उसमें तो करना ही है, जनरल थिनिंग में और पोस्ट ट्रांसप्लांट सपोर्ट में भी ये हेल्प करते हैं। काफी सारे पेशेंट है अगर वो ट्रांसप्लांट के बाद पीआरपी नहीं कर सकते हो तो दे कैन ट्राई दिस एट होम। एक्सोसोम से फॉर स्किन रिजेनरेशन एंड एंटी एजिंग कैसे हो सकता है, तो उसमें दो स्किन के लेयर है, एपिडर्मिस और डर्मिस। एक्सोसोम से सेकंड डर्मिस का लेयर जहाँ पे कोलेजन ज्यादा मात्रा में चाहिए, ये कम होने की वजह से फाइन लाइंस, ओपन पोर, रिंकल्स, लूज स्किन, टेक्सचर स्किन, ये सारी चीजें होती है, तो उसमें वो हेल्प करता है। नेचुरल शेडिंग ऑफ ओल्ड सेल्स निकाल के नए फ्रेश हेल्दी स्किन के सेल्स बनाते। कोलेजन और इलास्टिन दोनों जरूरी है सॉफ्टनेस एंड इलास्टिसिटी के लिए, तो वो आपको हेल्प करता है। एंड स्टैंड द बैरियर, एक्ने स्कार में भी इसीलिए का हेल्प ज्यादा है। हम काफी पेशेंट को अभी हम माइक्रो रीलिंग के साथ एक्सोसोम सभी एक्ने स्कार और पिगमेंटेशन में भी हेल्प करते हैं। पिगमेंटेशन में ठीक ठाक हेल्प करता है, पर डेफिनेटली एक्ने स्कार में वो ज्यादा हेल्प करता है। ट्रीटमेंट का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहता है, तो दोस्तों ये पहला तो आपका कंसल्टेशन होना चाहिए। मैं मेरे फ्रेंड्स हैं वो पूरे एरियाज मैप करेंगे कि आपको हेयर्स में करना है तो कहाँ करना चाहिए, स्किन में करना है तो क्या पर्पज से करना चाहिए। बेटाडीन रोबन सबसे स्पिरिट से वो स्काल्प का एरिया क्लीन करेंगे, वहाँ थोड़ा नंबिंग क्रीम या स्प्रे मारेंगे, फिर उसको हल्का सा क्लीन किया जाएगा और उसके बाद जो एक्चुअल मॉलिक्यूल्स है वो माइक्रो ड्रिलिंग करके वहाँ पे इन्फ्यूज कर सकते हैं। मोस्टली अपना गोल डी डर्मिस तक जाना क्या रहता है, वहाँ पे बहुत जाके काम कर लेते हैं। पूरा प्रोसीजर 40 to 45 मिनट्स का रहता है नंबिंग, और हमेशा इसमें हम लाइट थेरेपी भी यूज करते हैं, तो उसका भी एक एक्स्ट्रा एडवांटेज इसमें मिलता है। किसको करना चाहिए किसको नहीं करना चाहिए, अगर अर्ली टू मॉडरेट थिनिंग हो रहा है, अभी जस्ट हेयर लॉस चालू हुआ है, एंड्रोजेनिक एलोपेशिया, सिवोरी डर्मेटाइटिस में ज्यादा हेयर लॉस हो चुका है, पोस्टपार्टम हेयर लॉस हो चुका है बराबर, तो ऐसी कंडीशंस में आप यूज कर सकते हो। ह्यूमन एलोपेशिया एरियाटा चाई में भी हेल्पफुल हो सकता है एज अ बैकअप प्लान। जो पेशेंट को पीआरपी या जीएफसी सूट नहीं कर रहा है, उसके रिजल्ट नहीं आ रहा है, न्यूऑक्सिल सूट नहीं कर रहा है और उनको मेंटेनेंस के लिए एक थोड़ा बेटर ऑप्शन अल्टरनेटिव चाहिए, जो नई टेक्नोलॉजी यूज करने को मन कर रहा है, तो उनके लिए भी बेटर डील है। स्किन में अगर आपको नॉन सर्जिकल रिजुनेशन करना है, आपको एंटी एजिंग करना है, आपको कोलेजन बूस्टिंग करना है, तो दिस इज द बेस्ट बेट आई कैन टेल यू।
इन अ नेचुरल प्रोडक्ट वे। जिनको इथिकली स्ट्रॉन्ग एंड प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑप्शन चाहिए रीजनरेटिव साइंस के लिए बेस्ट। इसको नहीं करना चाहिए अगर आपके स्काल्प में ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, बैक्टीरिया, पस वाले पिंपल्स, ऐसी चीजें है, टोटली बाल एरिया जहाँ फॉलिकल्स है ही नहीं और वहाँ पे ट्राई करो। स्कार वाले एरिया में आप ट्राई कर रहे हो बाल लाने की, तो इस एरिया में वो काम नहीं कर पाएगा। रिजल्ट कब आता है? तो जो एक्सोसोम्स होते हैं बढ़ाना, वो ओवरऑल 4 to 6 वीक में एक अच्छा रिस्पांस देना चालू कर देते हैं। तो 1 से 1.5 महीने में आपको हेयर फॉल कम होना चालू हो जाता है, जो कि पीआरपी में 2 से 3 महीना लग, जीएक्सटी में भी 1.5 से 2 महीना लग जाता है। इसको भी 1.5 से 2 महीना आप पकड़ के लो। 3 से 4 महीने में इसकी विजिबल इंप्रूवमेंट आती है, जो पीआरपी से थोड़ी फास्ट है कंपेयर किया जाए। और स्टेबिलाईजेशन एंड मेंटेनेंस आप 6 से 8 महीने में एक ऑप्टिमम रिजल्ट आ गया तो मेंटेन कर सकते हैं। हमारा गोल यही रहता है से 1 से 3 सेशन तक आप 4 वीक के या 6 वीक के गैप में रखो, और उसके बाद वीकली ट्वाइस या मंथली ट्वाइस, ईयरली ट्वाइस आपको मेंटेनेंस सेशन लेने चाहिए। अल्टीमेटली इसमें डीएनए नहीं है, न्यूक्लियस नहीं है, तो आपको एलर्जी और जो रिजेक्शन होता है, पीआरपी कई बार रिजेक्ट कर लेता है, काम नहीं करता पहले जितना, वो सारा कम हो जाता है। इसमें रिस्क कम रहता है। आउटसाइड से बन रहा है फिर भी टोटली सेफ हो जाता है, कि टोटली एक जैसे इंसुलिन और बाकी इंजेक्शन यूज करते हैं वैसे ये सेफ हो जाता है। पेन स्वेलिंग कम आता है और रिजल्ट भी ज्यादा आता है। एक्सोसोम्स के हेयर ट्रांसप्लांट भी रिप्लेस कर सकते हैं? जी नहीं दोस्तों, ये डैमेज हेयर्स को वापस रिस्टार्ट करता है, उनको रिस्टोर करता है, ये नए बाल नहीं ला सकता है, तो डोंट फॉलो दैट। थिनिंग हेयर से अचानक से हेयर लॉस बढ़ गया है, उसमें हेल्प ले सकते हो। एक सेशन से फायदा होगा? नहीं दोस्तों, एटलीस्ट 2 से 3 सेशन हमने देखे थे, एटलीस्ट करने पड़ेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बीट फॉर स्किन पर्पस और हेयर पर्पस। पीआरपी जितना पेन होता है नहीं, थोड़ा कम पेन होता है बिकॉज इसमें माइक्रो हीलिंग है, इसमें स्किन अंदर पियर्स नहीं होने वाला, सिर्फ ऊपर की डेड स्किन के लेयर्स में ही वो इम्पैक्ट आने वाला है, तो कुछ ब्लीडिंग कुछ नहीं होता, साइड इफेक्ट्स भी नहीं है। डाउन टाइम कितना है? तो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एटलीस्ट 24 आवर्स तक आप हेयर वॉश नहीं करोगे, पूरा सीरम अंदर एब्जॉर्ब हो जाने दो, पर उसके बाद आपको वर्क करना है तो 6 घंटे में आप ऑफिस वर्क कर सकते हो। एक्सरसाइज और ये सारी चीजें आप एटलीस्ट 24 घंटे के लिए अवॉइड कीजिए, हेलमेट पहनना 24 घंटे अवॉइड कीजिए। ट्रांसप्लांट के साथ बूस्ट कर सकते हैं? जी हाँ, इट्स अ वेरी गुड एक्सेलेंट आइडिया। हम दोनों रिकवरी के लिए भी यूज करते हैं, जब भी हम अभी काफी सारे पर्यटक में हमने प्रोटोकॉल बनाए हैं जिसमें हम एक्सोसोम्स यूज करते हैं। स्टेम सेल की कंपैरिजन में कैसा है? तो दोस्तों स्टेम सेल इज अभी भी थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, मींस हमारे यहाँ पे भी होता है, बट इसकी एफिकेसी जज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, और वहाँ जाके अच्छे से काम कर रहे थे नहीं, वो जज करना मुश्किल हो जाता है। तो मेरा ये सोल्यूशन रहता है कि एक्सोसोम्स इज वेल एस्टेब्लिश्ड राइट नाउ इन 2026, और आगे जाके रिसर्च इसके ऊपर बहुत ज्यादा होना होगा। स्टेम सेल इज स्टिल अ लॉन्ग डिस्टेंस थिंग। आई होप एकदम वो टेक्नोलॉजी भी बेटर होती जाए, इसमें थोड़ा और उसमें मिरेकल्स की जरूरत है। लेट्स सी इट हैपेंस। तो दोस्तों कोई भी एक अच्छी जगह पे आप स्टेम सेल ट्रीटमेंट या एक्सोसोम ट्रीटमेंट प्लान करना है तो कर सकते हैं। डेफिनेटली इसमें प्रोटोकॉल बहुत जरूरी है, जो सेंटर में ज्यादा हो रहे हैं वहाँ अच्छी क्वालिटी से हो रहे हैं, वो डॉक्टर को पूरा नॉलेज है और उनकी टीम के एसओपीज है, वहाँ पे ही कर लीजिए, वरना आपके फालतू में खर्चा होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। तो स्टार्ट योर रिजेनरेशन स्टडी in terms of hair or skin regeneration at our urban skin and hair clinic। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल रहा हो। बेसिक स्टेम सेल, एक्सोसोम्स और पीआरपी, जीएफसी के जो डिफरेंस है वो आपको मैंने अच्छे से समझाया है। कोई आपकी क्वेरीज हो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, हम विल ट्राई टू रिप्लाई इन आवर नेक्स्ट वीडियो व्हेनेवर इट्स पॉसिबल। दोस्तों मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।